यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी इसमें एक प्रोविजन ये हुआ कि इसमें शांति एक्ट जो है वो ऐड हो गया, दैट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति एक्ट। बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नाम शांति इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वही है जो हम लोग कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या प्रोविजंस हैं, क्या है ये एक्ट, हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में इनिशियली जो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ, व्हेन वी रियलाइज्ड कि दुनिया एटम बम बना चुकी है और एटम बम के वॉर के अलावा भी कई सारे मल्टीपल यूजेजेस हैं। देन उसके बाद होमी जहांगीर भाभा की सुपरविजन के अंदर ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है और इंडिया अपनी आपको न्यूक्लियरी कैपेबल करने के लिए एफर्ट्स करता है। तो फिर उस प्रोसेस में एक एस्पेक्ट ये था कि हम लोग पहले जो टारगेट था वो पीसफुल मिशंस के लिए हम लोग को बनाना था। फिर हम लोग न्यूक्लियर बम बनाते हैं 1970s में आके। फिर उसके बाद हम लोग जाके जो सेकेंड हमारा जो एक्सप्लोजन है पोखरण 2 हम लोग वो करते हैं। पहले पोखरण 1 है, फिर पोखरण 2 है, पोखरण इंदिरा गांधी के टाइम पर। अब ना उसके बाद दुनिया हमारे ऊपर बैन लगा देती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो P5 नेशंस हैं, 5 वो कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो नहीं चाहते कि दुनिया में कोई और एटम बम बनाए। इट मीन्स इसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। दुनिया को डरा के रखना चाहते हैं, या फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स की जो जो उसका लीथल होना है उसके स्प्रेड होने को रोकना चाहते हैं। ये सब एक अलग एस्पेक्ट्स हैं। बट हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एक सोवरेन कंट्री हैं एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, ना हम उनसे डरते हैं, ना अमेरिका या और कोई कंट्री हमें डरा सकती है। तो हम लोगों को अपनी न्यूक्लियर पावर को इन्हेंस करना था। बट नाउ द पॉइंट इज, अब इंडिया न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर चुका था। अब हमें पता था कि हम लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग सुपर कंप्यूटर से भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो भी हमें मतलब फिजिकली टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नाउ द पॉइंट इज, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इसकी एनर्जी नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज से 20-25 साल पहले जो डिमांड कुछ और थी, आज कितने सारे इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बनाने के 2-3 सोर्सेज ही होते हैं, या तो जो नॉन कन्वेंशनल जो, या फिर ऐसे कहो कि नॉन सस्टेनेबल जो तरीके हैं, जैसे हम लोग कोल से एनर्जी बनाते हैं, या फिर हम लोग जो हाइड्रो पावर एनर्जी बनाते हैं जिसमें पानी रोक के फिर डैम से पानी छोड़ा जाता है, पानी छोड़ने से टरबाइन घूमती हैं और अल्टीमेटली टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी ऐसी बनती है, टरबाइन घूमती हैं और मैग्नेट के आसपास कॉपर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक ही तरीका होता है। फिर उसके बाद दूसरी एनर्जी जो तरीका आ जाता है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोल है। और कोल के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कोल जहाँ बनता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है। अब कोल बनने से कई सारी और गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई सारी और गैसेस भी निकलती हैं, जिससे एनवायरनमेंट में बहुत हद तक जो है एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा एस्पेक्ट है। नाउ द पॉइंट इज, जो वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है वो इंटायरली डिफरेंट है। वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और आने वाले टाइम के अंदर क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, डिमिनिश होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो सस्टेनेबल जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर आएँ। अब सस्टेनेबल के अंदर सोलर एनर्जी आती है, उसमें इंडिया काम कर रहा है, ठीक-ठाक काम कर रहा है। कल हमारी कंप्लेंट जो है चाइना ने WTO के अंदर की है कि इंडिया अपने यहाँ पर सब्सिडी दे रहा है जो सोलर पैनल्स हैं उसके ऊपर। ये WTO के जो प्रोविजंस हैं उसकी वायलेशन है। दूसरा एस्पेक्ट, हम लोगों ने इंडिया ने, है ना, तो हम लोग विंड एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग जितने और तरीके होते हैं जिसमें टाइड एनर्जी है, बाकी सब पर काम कर रहे हैं। बट पॉइंट इज, वो अभी बहुत इन्फेंट स्टेज पे हैं। हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ चाहिए, और ये फिर हमारी रिक्वायरमेंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें हमारा इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। नाउ द पॉइंट इज, इन सबको हैंडल करने का एक ही तरीका है, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को लेके आए। अब न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि इसके लिए बहुत बड़ा रिएक्टर, बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है, खासतौर के ऊपर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से थोड़ा सा दूर हो और जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमेशा रहे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वही होता है, किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। कुछ चीज़ गर्म होती है, गर्म होती है तो टर्बाइन घूमती है, स्टीम बनती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी ऐसा ही है। अभी क्या है कि हम लोग
उसकी एडवांस लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसमें रिएक्टर के साइज़ को काफ़ी छोटा रखा जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, इंडिया और अमेरिका के बीच में 2007 में हमारी ये डील होती है अमेरिका के साथ कि हम लोग आपको न्यूक्लियर सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेंगे। अब न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने का जो अ, एक एसेंशियल शर्त है वो ये कि आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स और लगाओगे। अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए हमारे पास जो पुरानी टेक्निक्स हैं उसमें जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, जो हॉट वाटर रिएक्टर थे या रिएक्टर्स की जो भी टेक्निक्स हमारे पास थी, अब उन टेक्निक्स में खासियत ये है कि इन सभी में यूरेनियम पड़ता है U-235, जो रिफाइंड यूरेनियम की कैटेगरी है। अब यूरेनियम 235 का दूसरा सब्स्टिट्यूट थोरियम हो सकता है, जो इंडिया में केरला कोस्ट के आसपास खूब सारा थोरियम मिलता है, तो उसके लिए हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के ऊपर काम करना था, उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं। तो फिर अब हमारे लिए एक एसेंशियल हो जाता है कि हम लोग अमेरिका से न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है उसको बाय करें। अमेरिका इस शर्त पर हमें न्यूक्लियर फ्यूल देगा, तुम उसके रिएक्टर भी लगाओ मेरे। तो अमेरिका के रिएक्टर का साइज़ कंपैरेटिवली छोटा रिएक्टर है, वो किसी भी छोटी-सी जगह के ऊपर लग सकते हैं। बट उसके साथ एक जो एस्पेक्ट ये है वो ये कि जब भी आप ऐसा तरह का रिएक्टर लगाएँगे, तो इंडिया का जो पुराना लॉ है, यूनियन कार्बाइड में भोपाल में गैस लीक हुई थी। तो उसका जो गवर्नमेंट उसके बाद सख्त हो गई और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसे किसी भी केस में जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी और जिसने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रिएक्टर हमें सप्लाई किया होगा, अगर कल को न्यूक्लियर रिएक्टर में कहीं पर कोई लीकेज हो गई, पहले तो वो कंपनी जो न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी बनाती है, बिजली बनाती है, उसको ज़िम्मेवार बनाएँगे। दूसरा, जिस कंपनी ने उसको सामान बेचा था, न्यूक्लियर रिएक्टर बेचा था, हम उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएँगे और दोनों के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल होगा, क्योंकि मास मर्डर है, कई सारे लोग मारे जाते हैं, ऐसे किसी में एक्सीडेंट होता है तो। ऐसी कंडीशन में दुनिया की कोई भी कंपनी इंडिया में आके काम कैसे करेगी, जब उनको पता है कि एक्सीडेंट हो जाने के केस में उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो फिर ना तो अमेरिका ना वेस्ट की कोई और कंपनी इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिया। उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर इस एस्पेक्ट में इस जो प्रोविज़न था उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया के साथ अब इस तरह का कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाउ अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो इंडिया और अमेरिका का जो एग्रीमेंट हुआ, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वो सिविल सप्लाई के लिए हुआ था, सिविल एनर्जी के यूज़ के लिए हुआ था। अब इंडिया की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही हैं, वो जो जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो यूज़लेस हो जाएगा। हालाँकि वी आर गेटिंग द न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम कनाडा से ले रहे हैं, हम लोग फ्रांस से ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से भी ले रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि हमारे पास तो रिएक्टर बड़े थोड़े हैं, रावतभाटा, काकरापार, कुटनकुलम, बहुत थोड़े रिएक्टर्स हैं हमारे पास। तो बेटर ये है इंडिया की रिक्वायरमेंट्स और बढ़ रही है। अब ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को इस बिल में थोड़ी-सी चेंजेस करने थे। चेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट चेंज यही है कि उसको क्रिमिनल कैटेगरी से बाहर रख दें और बाकी का जो प्रोसेस है जैसे पूरी दुनिया में होता है, इंश्योरेंस रखी जाए। इंश्योरेंस का जो भी जो जो नुकसान हुआ वो सब सप्लायर कंपनी के ऊपर डाला जाए, ना कि सप्लायर कंपनी के ऊपर। जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना के बेचती है उसको ऊपर वो जुर्माना वो पे करेगी या फिर उसके ऊपर जो चार्जेस वो लगेंगे, ना कि उस कंपनी पे जिसके रिएक्टर बना के बेचा है। अब यहाँ पर ये जो प्रोविजंस हैं वो ये सरकार के देखिए, एक तरफ तो ये कि पहले जो प्रोविजन था उसमें ये था, स्टेट कंट्रोल सेक्टर था 1962 से लेके, ये स्टेट कंट्रोल सेक्टर से सरकार चलाती थी। सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज था, शेयर इन्वेस्टर था। 2010 लॉ अलाउड ऑपरेटर्स टू सीक डैमेजेस फॉर इक्विपमेंट सप्लाईज डेटरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आप सजा देने का प्रोविजन रख लोगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। देन उसके बाद only 3% of Indian electricity, despite the low carbon deficit, nuclear power currently plays a small role in India's energy mix. सिर्फ 3% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारा टारगेट जो है वो बहुत ह्यूज है, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट ह्यूज है। इसका मतलब न्यूक्लियर सेक्टर ही फ्यूचर है, जब तक कि इसके नए अल्टरनेटिव्स डेवलप नहीं हो जाते और मास स्केल के ऊपर एनर्जी से मतलब या लार्ज स्केल के ऊपर एनर्जी नहीं बना देते या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना देते। नया प्रोविजन जो सरकार ने अब किया, इसके अकॉर्डिंगली ओपन डोर टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी इंडिया आएंगी, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगी, बेचेंगी और रिमूवर सप्लाई लायबिलिटी, तो सप्लायर की लायबिलिटी जो है वो खत्म कर दी। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी है, मैन्युफैक्चरर की है, सप्लायर की नहीं जिसने न्यूक्लियर फ्यूल बेचा है। मतलब ये कि कार का अगर एक्सीडेंट हो गया तो कार चलाने वाला जो ड्राइवर है उसकी तो गलती है ही है, जिसने कार बेची है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये उसमें कार बनाने वाला को कि मेरी क्या गलती है, गलती तो ड्राइवर की है जिसने गलती गाड़ी ठोकी है।
तो कार बनाने वाली मारुति कंपनी, मर्सिडीज, BMW कह रहे हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमने तो कार बना के बेची, आपको चलाना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इसमें से वो प्रोविजन बाहर हो गया, ठीक है भाई तुम कार तो बेचो हमें। देन उसके बाद फिर ये प्रोविजन है सजा, जो भी फाइन का या फिर जो कंपनसेशन का जो क्राइटेरिया है, उसमें 3000 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी कैप है। अगर 3500 मेगावाट तक का रिएक्टर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अगर 700 से 1500 मेगावाट है तो 750 करोड़, और अगर 150 मेगावाट से कम की बिजली बनाते हैं तो 100 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी कैप यहाँ पे प्रोविजन है। बस इतना ही है इस बिल के अंदर। अब कुल मिला के हम इसके करेक्ट के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बनाना आसान हो गया, क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से आने वाले जो रिएक्टर की कैटेगरी है, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं जो अमेरिका ने हमें सप्लाई कर रहे हैं, उनको लेके ये जो प्रोविजन बेसिकली उसी से जुड़ा हुआ प्रोविजन है। अब यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। शांति एक्ट है। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की बैकग्राउंड क्या है? 1962 से पहले तक न्यूक्लियर पावर हैज बीन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी सिंस इंडिपेंडेंस। अंडर द विजनरी 3 स्टेजेस न्यूक्लियर प्रोग्राम are formulated by Homi Jahangir Bhabha, India sought to ensure energy security despite limited uranium reserves। हमारे पास यूरेनियम रिजर्व्स नहीं है। जादूगुड़ा माइन है झारखंड में, वहाँ पर झारखंड में या छत्तीसगढ़ में जादूगुड़ा माइन है, वहाँ थोड़ा बहुत यूरेनियम निकलता है, बाकी यूरेनियम इंडिया में कम होता है। अल्टीमेटली ट्रांजिशन ऑफ थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स यूजिंग डोमेस्टिकली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो डिसाइड ये हुआ कि हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को यूज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। उसमें क्या था कि जितना थोरियम डालेंगे उतना वो यूरेनियम प्रोड्यूस कर देता है। थोरियम डालेंगे यूरेनियम में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब जो फ्यूल डाला गया है वो जल के यूरेनियम ही बनाएगा, ठीक। बट वो रिएक्टर के ऊपर काम नहीं हो, क्योंकि दुनिया में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सक्सेसफुल नहीं हुए। तो करंटली न्यूक्लियर एनर्जी अकाउंट्स फॉर अराउंड 3% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ 3% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8.8 गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्दो मॉडल्स ऑफ स्केल न्यूक्लियर पावर रिमेन्स रिलायबल, लो कार्बन बेस लोड है सोर्स। तो वाइल राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया के ऊपर प्रेशर है, आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी। बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ शांति, इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर वाज गवर्न्ड प्राइमरली बाय 2 लेजिस्लेशन पहले जो चल रहे थे। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 था और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में बना था। ये यूपीए गवर्नमेंट बना के गई थी, यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार बना के गई थी। अब अमेरिका इस एक्ट पर एग्री नहीं था, क्योंकि 2007-8 में ये एग्रीमेंट होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। अमेरिका इसको लेके एग्री नहीं था कि भाई कार कंपनी जो कार बेची है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होगी। इंट्रोड्यूस अ लायबिलिटी रिजीम दैट अलाउड न्यूक्लियर ऑपरेटर्स टू सीक रिसोर्स अगेंस्ट इक्विपमेंट सप्लाई, व्हाई द CLND सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट एम टू सेफगार्ड सिटीजंस अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। Its suppliers' liability provision significantly deterred foreign and private investors. It became particularly evident from 2008 Indo-US Civil Nuclear Agreement. Important क्या है कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है कि डेलिबरेटली ही ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो सप्लाई किए जाएं जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर एक्सीडेंट हो सके। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो ये भी इशू है। तो जो गवर्नमेंट है वो हर कदम फूक फूक के रख रही थी। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के टाइम के ऊपर ही ये यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट हुआ था भोपाल में, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। उसमें कई सारे लोग सोए सोए मर गए थे, गैस लीक हो गई थी। और अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो कांग्रेस उसमें बच के चलना चाहती थी। बट पॉइंट ये, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, फिर अमेरिका से न्यूक्लियर डील का मतलब क्या रह गया? इसका मतलब थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों को लेनी होगी। Shanti Act repeats the earlier laws and establish a unified large framework for nuclear energy development. Its central objective is to expand nuclear capacity to 100 gigawatt by 2047 तक लेके जानी है। अभी हम लोग कितने गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं? अराउंड 8.8 गीगावाट। इसको लेके कितना जाना है? अराउंड 100 gigawatt by 2047, thereby increasing the sector contributing India's energy mix. The key department of earlier policy, opening of nuclear power generation, private participation and foreign investment. तब प्राइवेट से पार्टिसिपेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्पेस रखनी है, तो उस केस में आपको अपने लॉज में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी होगी। तो पब्लिक सेक्टर यूटिलाइजेस एंड प्रोजेक्टेड टू ऐड अराउंड 54 गीगावाट बाय द रिमाइंडर कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिविंग हिस्टोरिकल न्यूक्लियर डिजास्टर सच एज चेरनोबिल, रशिया में हुआ था चेरनोबिल के अंदर,
1986 में गैस लीक हुई थी, लोगों को इमीडिएटली शहर खाली करना पड़ा। एंड फुकुशिमा रिसेंटली जापान में हुआ जब वहां पे सुनामी आया। तो रोबस्ट सेफ्टी ओवरसाइट रिमेन क्रिटिकल, इंडियाज कॉशन रेगुलेटरी स्टांस रिफ्लेक्ट दीज ग्लोबल लेसन्स। तो दुनिया में अगर एक्सीडेंट हुए तो उसका नुकसान होता है दुनिया को। देन उसके बाद न्यूक्लियर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब ये अमेरिका की खासियत है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अमेरिका इसका मास्टर है। अचीव इट्स एम्बिशियस कैपेसिटी टारगेट, इंडिया प्लान टू डिप्लॉय स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। These compact factory manufactured reactors can be assembled on site, वहीं पर रखेंगे, असेंबल हो जाएंगे, potentially reducing the construction timelines। तो बड़ा लंबा टाइम नहीं लगता इस तरह के रिएक्टर्स को बनाने में, वहीं असेंबल हो जाते हैं। However, small modular reactor depend on enriched uranium 235। अब फिर वही पॉइंट है, आप फिर डिपेंडेंट हो गए U-235 पे, यूरेनियम 235। U-235 मतलब इंडिया में तो होता नहीं, आपको फिर अमेरिका से लेके आना पड़ेगा या बाकी कंट्री से लेके आना पड़ेगा, which India does not possess its sufficient quantity. They also do not directly advance India's long-term thorium-based strategy। ध्यान रखना बेटा, हमारे पास तो थोरियम होता है, मोनोजाइट सैंड जो केरला सैंड, केरला के एरिया में होती है, are relatively expensive per unit for electricity and do not fundamentally resolve the radioactive waste challenges. Meanwhile, the fast breeder reactor, crucial for transition, the second stage of India's three-stage program, has faced repeated delays and now expected to be commissioned by 2026। तो FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स अभी 2026 में हो सकता है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो, तब से काम ही चल रहा, रिसर्च ही चल रही। रिफॉर्म्स इन न्यूक्लियर लायबिलिटी प्रोविजंस। न्यूक्लियर सेफ्टी लायबिलिटी फॉर्म द कॉर्नरस्टोन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वर्ल्ड वाइड। Internationally, nuclear operators are subject to strict liability, ensuring prompt compensation for a victim regardless to fault। The earlier CLND Act permitted operators to recover damages from suppliers। अब जो ऑपरेटर है, जो बिजली बना रहा है, अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर वो डैमेज कहां से रिकवर करेगा? सप्लायर से, कि तुमने मेरे को गलत सामान सप्लाई किया, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, 100% सेफ रिएक्टर हमें चाहिए था। ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड फेलियर्स, द शांति एक्ट रिमूव दिस सप्लाई लायबिलिटी प्रोविजन एंड एलिमिनेट्स explicit references of suppliers, thereby addressing long standing concern for international reactor manufacturers। तो दुनिया में जो रिएक्टर बनाते थे, मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने मना कर दिया, भाई हम तो ऐसे इंडिया में नहीं आ सकते, कल को गैस लीक हो गई तो तुम्हारे ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सप्लायर की थोड़ी है। सप्लायर को इस करके हम रिस्पॉन्सिबल बना रहे थे कि तुमने घटिया सामान दिया तो लीक कर गया, इस करके हमें अच्छे क्वालिटी का ही प्रोडक्ट चाहिए ताकि इंडिया में लीकेज, इंडिया में कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं। So Act introduces graded liability structure based on plant capacity, 3000 crore plant above 3600 मेगावाट, 1500 करोड़ जैसे हमने डिस्कस किया, 750 करोड़, फिर 300 करोड़ के लिए फिर वो अगर जो रिएक्टर साइज 150 to 750 मेगावाट है, 100 करोड़ फॉर प्लांट्स बिलो 100 मेगावाट। This differentiated approach for intended to reduce investors' risk and encourage private participation, although debates persist regarding whether the compensation limit are adequate in the event of major accidents। Regulatory architecture and safety oversight। Shanti Act provide statutory status to Atomic Energy Regulatory Board, strengthening the legal foundation। However, the union government retains significant control over licensing and key appointments, raising concern about the independence of the regulator। बस यहाँ पे इतना ही है। अब इसका सोल्यूशन तो कुल मिला के फिर यही कि इंडिया वही करेगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दुनिया की बाकी कंट्रीज में होता है। हो सकता है कि दुनिया के कुछ कंट्रीज जो हैं इस चीज़ से बच जाएं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर को धीरे धीरे करके कई सारी कंट्रीज जो हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल को मना करती जा रही हैं। पर हम लोग दूसरी सेंस में देखें तो फिर वो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका भी प्रेशर है हमारे ऊपर, है ना। जो वर्ल्ड क्लाइमेट जो फॉरम्स हैं उनका भी प्रेशर है कि आपके यहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है। उसका सोल्यूशन तो यही है कि धीरे धीरे करके हम लोग जो कोल पावर प्लांट हैं उनको धीरे धीरे कम करते, उसकी जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ही लेते जाएं। बट रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा, तरक्की करनी है तो रिस्क तो लेने पड़ेंगे। रिस्क तो डैम का भी होता है, भाखड़ा डैम बनाया है तो ये ग्रेविटी डैम है, रिस्क तो इसका भी है। तो रिस्क तो हमेशा रहेगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अल्टीमेटली कंपैरेटिवली सेफ है, बाकी दुनिया की कंट्रीज भी यूज़ करते हैं, अमेरिका भी यूज़ करता है, कभी इस तरह से हुआ नहीं है, कंपैरेटिवली सेफ है ये वाला जो अमेरिकन रिएक्टर सिस्टम।